हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे आज पढ़ाई होगी, ठीक है, और जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है प्रमुख ग्रंथ और उनके रचनाकार। ये ग्रंथ को जिसने लिखा है, कौन से विद्वान ने, उनके बारे में, ठीक है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये पुस्तकें हैं, इनके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस जो है ग्रंथों के बारे में, कई सारी जो किताबें होती है उससे रिलेटेड जो है कम से कम 3-4 क्वेश्चंस आते ही हैं, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, चलिए देखते हैं ग्रंथ कौन कौन से हैं और उनके रचनाकार, ठीक है। चलिए देखिए, फर्स्ट ग्रंथ का नाम है रामायण। रामायण को किसने लिखा है? वाल्मीकि ने, ठीक है। रामायण का जो लिखा है वाल्मीकि ने, एक होता है रामचरितमानस, ठीक है, और उसको तुलसीदास ने लिखा है। तो कन्फ्यूज़न यही हो जाता है, ठीक है। तो रामायण और रामचरितमानस में, तो रामायण को वाल्मीकि ने लिखा है और रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास ने लिखा है। ये बात याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट जो ग्रंथ है उसका नाम है कामसूत्र। कामसूत्र को वात्स्यायन ने लिखा है, वात्स्यायन ने, ठीक है, कामसूत्र को। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र, इसको कौटिल्य ने लिखा है, ठीक है। कौटिल्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? अर्थशास्त्र। अब नेक्स्ट है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र को भरत मुनि ने लिखा है। फिर नेक्स्ट जो ग्रंथ है वो है विष्णु धर्मोत्तर पुराण, ठीक है, इसको लिखा है मार्कंडेय मुनि ने, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट ग्रंथ देखते हैं। हाँ, चलिए देखिए नेक्स्ट ग्रंथ है अपना मेघदूत। एक मिनट, कौन सा है? मेघदूत और रघुवंश, ठीक है, और एक है अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। ये जो 3 ग्रंथ हैं ये किसने लिखे हैं? कालिदास ने। ये कालिदास के ग्रंथ हैं। तो कालिदास ने कौन से ग्रंथ लिखे? मेघदूत, रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। नेक्स्ट ग्रंथ है कादम्बरी और दूसरा कौन सा है? हर्षचरित। तो कादम्बरी और हर्षचरित ये ग्रंथ को ये बाणभट्ट ने लिखा है। फिर आता है कथा सरित सागर, इसको सोमदेव ने लिखा है, कथा सरित सागर को। फिर बृहत कथा को गुणाढ़ ने लिखा है, ठीक है। तो बृहत कथा है ओनली, तो इसको तो गुणाढ़ ने लिखा है। फिर आता है बृहत कथा मंजरी। अब बृहत कथा में मंजरी जोड़ दिया है, तो इसको क्षेमेंद्र ने लिखा है। किसने? क्षेमेंद्र ने, ठीक है। तो बृहत कथा को गुणाढ़ ने और बृहत कथा मंजरी को क्षेमेंद्र ने लिखा है, ठीक है। ये जो है ये पुस्तकें उसमें एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं, याद रखना, ठीक है, आप भी याद कर लेना। चलिए अब देखिए, लास्ट तक वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, ठीक है, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों को इसका लाभ ले सके, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आपको वीडियो कैसी लगती है। आप लोग अगर लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है और हमें लगता है कि हाँ आप जैसे, तो हमें और भी मेहनत करें ताकि आप लोगों का अच्छा से अच्छा कंटेंट पहुंचाए, अच्छे से अच्छा आप लोग की तैयारी और अच्छे से हो सके, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट जो ग्रंथ है वो है पंचतंत्र ग्रंथ, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, देखिए कौन सा ग्रंथ है? पंचतंत्र।
तो पंचतंत्र ग्रंथ को विष्णु शर्मा ने किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा है। और चित्रसूत्र इस ग्रंथ को नारायण मुनि ने लिखा है, नारायण मुनि ने। ठीक है, फिर समझ गए ना, चित्रसूत्र को नारायण मुनि ने लिखा है। फिर नेक्स्ट ग्रंथ आता है त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित, त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित इस ग्रंथ को हेमचंद्र ने लिखा है। ओके, नेक्स्ट ग्रंथ आता है मानसोल्लास, और दूसरा एक और ग्रंथ है रसमाला। तो मानसोल्लास और रसमाला इन दो ग्रंथ को सोमेश्वर ने लिखा है। ठीक है, सोमेश्वर ने कौन से ग्रंथ लिखे हैं? मानसोल्लास और रसमाला। ये जितने आप यहाँ ग्रंथ पढ़ रहे हैं ये सब जो है ना एग्ज़ाम में आप देख लेना, आप एग्ज़ाम पेपर जो उठा के प्रीवियस ईयर के देखना, ये सब पूछे जा चुके हैं। मानसोल्लास, त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित, चित्रसूत्र, पंच सब पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो याद रखना। और ये भी देखिए अभिलाषितार्थ चिंतामणि, अभिलाषितार्थ तार्थी चिंतामणि को सोमेश्वर ने लिखा है। तो सोमेश्वर ने 3 किताबें कौन सी? मानसोल्लास, रसमाला और अभिलाषितार्थी चिंतामणि को, ठीक है, ये लिखी है सोमेश्वर ने। चलिए अब जो है कौन सा ग्रंथ है? रसिक प्रिया, रसिक प्रिया। एक दूसरा कौन सा? कवि प्रिया, ये केशव दास ने लिखी है। रसिक प्रिया और कवि प्रिया, रसिक प्रिया कवि प्रिया को केशव दास ने लिखा है। और देखिए नेक्स्ट, रुक जाइए, नेक्स्ट जो ग्रंथ है वो है राजतरंगिणी, राजतरंगिणी को कल्हड़ ने लिखा है। फिर आता है रामचरितमानस और विनय पत्रिका। ठीक है, तो रामचरितमानस और विनय पत्रिका को किसने लिखा है? गोस्वामी तुलसीदास ने। ठीक है, बताया था अभी। ठीक है, तो राजतरंगिणी को कल्हड़ ने, रामचरितमानस और विनय पत्रिका ग्रंथ को तुलसीदास ने लिखा है। और मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम को शूद्रक ने लिखा है। ओके, बृहद संहिता, बृहद संहिता को बराह मिहिर ने लिखा है। बृहद संहिता को बराह मिहिर। ये सारे पूछे जा चुके हैं, एक भी ऐसा नहीं जो ना पूछा गया हो। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति जो है इसको हरिशेड़ ने लिखा है। ठीक है, गीत गोविंद किसका ग्रंथ है? ये जयदेव का ग्रंथ है। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट ग्रंथ आता है हमारा अमरकोश। ठीक है, वो एक सेकेंड देखिए, कौन सा ग्रंथ है? अमरकोश। अमरकोश को अमर सिंह ने लिखा है। ठीक है, अमरकोश को अमर सिंह ने। अब फिर जो है हर्ष ने, देखिए कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं? एक तो रत्नावली और प्रिय दर्शिका, ये 2 ग्रंथ है। रत्नावली ग्रंथ और प्रिय दर्शिका ग्रंथ किसने लिखा है? हर्ष ने। ठीक है, चौर पंचाशिका ग्रंथ बिल्हड़ ने लिखा है। ओके, और बुद्ध चरित ग्रंथ जो है, बुद्ध चरित, इसको अश्वघोष ने लिखा है। ठीक है, जय मंगला ग्रंथ जो है वो यशोधर पंडित ने लिखा है। जय मंगला में ही जो है क्या है, षडांग के बारे में पूरा उसका विश्लेषण दिया गया है। ठीक है, अच्छा, जय मंगला किसने लिखा है? यशोधर पंडित ने। अब आता है चित्रलक्षण, चित्रलक्षण को नग्नजीत ने लिखा है। ओके, चलिए अब चलिए देखिए नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्या है? तो इंडिका, इंडिका को मेगस्थनीज ने लिखा है। तो मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिका। ठीक है, जो कब आए थे? ये जब मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य था तब। ठीक है, मौर्य, ये भी क्वेश्चंस पूछा जा चुका है कि मेगस्थनीज जो है या इंडिका किस उस समय कौन सा राजवंश था या किसका शासन था? ठीक है, तो मौर्य वंश का था, याद रखना। ठीक है, तो तब मेगस्थनीज आए थे, तब इंडिका पुस्तक लिखी थी। अब आता है उत्तर रामचरित, उत्तर रामचरित को
भवभूति ने लिखा है। उत्तर रामचरित को भवभूति ने लिखा है। मुद्रा राक्षस को विशाख दत्त ने लिखा है। ओके, नेक्स्ट आता है कल्पसूत्र, इसको भद्र भाऊ ने लिखा है। कल्पसूत्र को भद्र भाऊ ने। मुद्रा राक्षस को किसने लिखा है? विशाख दत्त ने। फिर आता है शिल्प रत्न, शिल्प रत्न को श्री कुमार ने लिखा है। ओके, चलिए अब चलिए देखिए, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये जो सारी किताबें हैं, पुस्तकें हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर देना प्लीज़। अगर नए हो चैनल पे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट जो आता है कौन सा ग्रंथ? मानव आकृति एवं चित्र संयोजन। पूरा ग्रंथ का नाम है, देखिए, मानव आकृति। एक मिनट ऐसे करते हैं, मानव आकृति एवं चित्र संयोजन, ठीक है। ये जो ग्रंथ है ना, मानव आकृति एवं चित्र संयोजन, इसको डॉक्टर किसने लिखा है? श्याम बिहारी अग्रवाल ने लिखा है। जो श्याम बिहारी अग्रवाल थे ना, इन्हें 2025 यानी इसी साल इनको कौन सा अवार्ड मिला था? पद्मश्री अवार्ड मिला था, ठीक है। इनकी लेकिन मृत्यु भी इनकी हो गई है, इसी सितंबर में ही हुई है, ठीक है। ठीक है, ये बात याद रखना। इन्हें अवार्ड के बारे में पता थोड़ा सा रखना, क्वेश्चन जरूर इनके बारे में पूछा जाएगा। इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था, अच्छा, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल को। और इनकी जो पुस्तक है कौन सी है? मानव आकृति एवं चित्र संयोजन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का इतिहास। ये एक पूरा पुस्तक है, पूरी पुस्तक का नाम है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का इतिहास। इसको डॉक्टर जगदीश गुप्त ने लिखा है। ओके, चलिए नेक्स्ट जो आता है, देखिए कि सड़ंग, एक पुस्तक सड़ंग है, दूसरी है बागेश्वरी पुस्तक, फिर आता है शिल्प प्रबंधावली पुस्तक, फिर आता है इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी पुस्तक। यानी कि ये 2 3 4 पुस्तक के बारे में अभी देखिए। ये किसने? अवनी बाबू ने लिखा है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने लिखा। कौन कौन सी? सड़ंग, बागेश्वरी, शिल्प प्रबंधावली और इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी, ठीक है, किसने? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट जो आता है, देखिए नेक्स्ट पुस्तकें हैं रूपावली पुस्तक, शिल्प कथा, ठीक है। देखिए एक मिनट, देखिए शिल्प प्रबंधावली तो अवनी बाबू की है, ठीक है। और लेकिन शिल्प कथा जो है वो किसकी है? शिल्प, देखिए एक तो रूपावली, दूसरी है शिल्प कथा, ये नंदलाल बोस की है, ठीक है। अरे भाई क्या हो रहा है ये? चलिए देखिए, हाँ, रूपावली और शिल्प कथा, इसको नंदलाल बोस ने लिखा है, ठीक है। फिर आता है भारतीय चित्रकला पद्धति। ये पुस्तक जो है शैलेंद्र नाथ डे की है। तो शैलेंद्र नाथ डे की कौन सी पुस्तक है? भारतीय चित्रकला पद्धति। फिर आता है रेखावली, इस पुस्तक को प्रोफेसर, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। ये बताइए, सारी पुस्तकें आप पेपर उठा के देखिए, सभी पुस्तकें पूछी गई हैं, ठीक है। तो रेखावली प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल की है, भारतीय चित्रकला पद्धति शैलेंद्र नाथ डे की है, नंदलाल बोस की भी दोनों पुस्तकें पूछी गई हैं। और ये भी देखिए हिंदू व्यू ऑफ आर्ट, ये डॉक्टर मुल्क राज आनंद की है, ये भी पूछी गई है, ठीक है। हिंदू व्यू ऑफ आर्ट है ये डॉक्टर मुल्क राज आनंद। मीनिंग ऑफ आर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, सारी पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हर्बर्ट रीड की है, हर्बर्ट रीड ने लिखी है। फिर आता है आर्ट एंड इल्यूजन, आर्ट एंड इल्यूजन E.H. ग्रॉम्ब्रिज की है, ठीक है। तो आर्ट एंड इल्यूजन E.H. ग्रॉम्ब्रिज की पुस्तक है ये। अब देखिए नेक्स्ट पुस्तक का नाम क्या है?
देखिए आइडियल्स ऑफ द ईस्ट, शिट यार, आइडियल्स ऑफ द ईस्ट, इसको ओका कुरानी लिखा है, ठीक है। तो आइडियल्स ऑफ द ईस्ट ओका कुरानी लिखा है। ओका कुरा कौन थे? जापानी कलाकार थे, इन्होंने लिखा आइडियल्स ऑफ द ईस्ट। नेक्स्ट आता है इंडियन टेम्पल। इंडियन टेम्पल को किसने लिखा है? स्टेला क्रेमलिश ने, ठीक है। इंडियन टेम्पल को स्टेला क्रेमलिश ने लिखा है। फिर आता है क्रिटिक ऑफ जजमेंट, इसको कांट इमैनुअल ने लिखा है। कांट इमैनुअल का ये ग्रंथ है क्रिटिक ऑफ जजमेंट। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, ये वाली पुस्तक जो है वो प्रोफेसर कॉलिंग वुड की है। तो प्रोफेसर कॉलिंग वुड की कौन सी पुस्तक है? प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, ठीक है। फिर आता है मिथ्स एंड, एक मिनट इसको ऊपर करूँ तब देखिए। एक ये जो नेक्स्ट जो बुक है वो हेनरिक जिमर ने जो लिखा है वो क्या है? मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ये जो पुस्तक है, एक ही पुस्तक का नाम है ये कि मिथ्स एंड सिंबल्स, ठीक है, इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन। तो मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन, इसको किसने लिखा है? हेनरिक जिमर ने लिखा है, ओके, हेनरिक जिमर। आप मेरे साथ साथ आप लोग भी बोलिएगा तभी ये याद होगा, क्योंकि ठीक है समय जो है बहुत ही लिमिट का है और अब हम एग्ज़ाम की ओर ही बढ़ रहे हैं। तो आप सोचिए कि ज़रूरी नहीं है कि आप वही सोचे कि अभी 2 महीने हैं, या ऐसा मत सोचिएगा। ये सोचिए कि बस पेपर कब आ जाए मेरे हाथ में। जब पेपर होगा तो आपकी तैयारी अगर अच्छे से होगी तो ही सिलेक्शन ले पाएंगे, ठीक है। हाँ, तो देखिए मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन हेनरिक जिमर ने लिखा है। नेक्स्ट जो बुक है कौन सी है? वो है भारतीय कला। भारतीय कला को लिखा है वासुदेव शरण अग्रवाल ने, ठीक है। भारतीय कला को वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा है। नेक्स्ट जो बुक का क्या नाम है? इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी। कौन सी? इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी, इसके गणपति बी स्थपित ने लिखा है। ये सब किताबें पूछी गई हैं, ठीक है। इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी, गणपति बी स्थपित ने ये किताब लिखी है, ठीक है। तभी कह रहे हैं आप इस अच्छे से रट लीजिएगा। अब आता है हमारा, देखिए द फ्लेम्ड मोज़ैक, इस पूरा नाम देखिए, एक मिनट रुक जाइए। अरे भाई क्या, फ्लेम्ड मोज़ैक भारतीय समकालीन चित्र 1997, ये पूरा नाम है पुस्तक का, द फ्लेम्ड मोज़ैक भारतीय समकालीन चित्र 1997, ठीक है। इसको नेवेले तुली ने लिखा है। नेवेले तुली ने, ओके। अच्छा, ये 2 पुस्तक नहीं है, एक ही पुस्तक का पूरा नाम है, ओके। द फ्लेम्ड मोज़ैक भारतीय समकालीन चित्र 1997 को नेवेले तुली ने लिखा है। फिर नेक्स्ट जो बुक का नाम है वो है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसको विलियम शेक्सपियर की ये बुक है, ये पता होगा आपको, 12th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है, विलियम शेक्सपियर। अब रूपम जो ये है किताब किसकी है? अर्धेंदु कुमार गांगुली, मतलब ओशी गांगुली का पूरा नाम दिया है यहाँ पे, अर्धेंदु कुमार गांगुली, ठीक है। रूपम ग्रंथ किसका है? ओशी गांगुली का है। अब आता है नेक्स्ट की फाइन आर्ट इन इंडिया एंड सीलोन, ठीक है। तो सीलोन का मतलब श्रीलंका, ठीक है। तो फाइन आर्ट इन इंडिया एंड सीलोन, इस किताब को विंसेंट स्मिथ ने लिखा है। किसने? विंसेंट स्मिथ ने लिखा है, ठीक है। मेरे साथ आप लोग भी बोलिए और अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो बुक है वो क्या है? देखिए कला एवं स्वदेशी, एक मिनट, क्या होता है ये भी?
हाँ, एक मिनट रुक जाना। देखिए नेक्स्ट जो बुक है उसका नाम कला एवं स्वदेशी है। इसको डॉक्टर ए.के. स्वामी, ठीक है, ने लिखा है कला एवं स्वदेशी। डॉक्टर ए.के. स्वामी, फुल फॉर्म उनका पूरा नाम है डॉक्टर आनंद कैंटिश कुमार स्वामी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है मिथ्स, ठीक है, ऑफ द हिंदूज एंड बुद्धिस्ट, ठीक है। इसको किसने लिखा है? मिथ्स ऑफ द हिंदूज एंड बुद्धिस्ट को सिस्टर निवेदिता और डॉक्टर ए.के. स्वामी ने लिखा है, आनंद कुमार स्वामी ने, ठीक है। ये सब पूछी गई हैं, ठीक है, तो अच्छे से लर्न कर लेना। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये हो गई सारी इम्पोर्टेंट किताब, प्रमुख ग्रंथों के बारे में आपको देख लिया आपने। अब आगे देखते हैं। अब गुप्तकालीन क्या है, प्रमुख मंदिर और स्तूप के बारे में दिया है, ठीक है। गुप्तकालीन, गुप्त वंश के समय, जब गुप्त जो वंश के जो शासक थे ना, जो उनका राज्य था, तब जो मंदिर बने थे, जो स्तूप बने थे, उनके बारे में कौन कौन से देखिए। तो कहाँ कहाँ पे बने हैं, पहले स्थान दिया है ये, फिर मंदिर, कौन मंदिर का नाम दिया है, और वर्ष कब बना, ठीक है। देखिए भूमरा, एक मिनट देखिए, ठीक है, देखिए भूमरा, ये भूमरा इसमें हम थोड़ा सा देखिए पहला जो, एक मिनट, भूमरा है, ठीक है। भूमरा, नागोद जो है ना जगह है ये, ठीक है। तो भूमरा में ये एमपी में ही पड़ता है, भूमरा नागोद, ये शिव मंदिर है। ओ शिट, देखिए अभी रुकिए एक मिनट। चलिए, ये गुप्त काल के प्रमुख मंदिर और स्तूप थे ना। चलिए अब देखिए स्थान कहाँ कहाँ पे मंदिर है। देखिए एक तो है भूमरा नागोद में, ये शिव मंदिर है। यहाँ पे कौन सा मंदिर, शिव मंदिर है। 500 ईस्वी में बना था, ठीक है, 500 ईस्वी में। और ज़्यादातर जो गुप्त काल के मंदिर बने वो 500 ईस्वी में बने हैं, ठीक है। अब देखिए तिगवा, जबलपुर में है ये तिगवा, यहाँ पे विष्णु मंदिर है, तो कहते नहीं तिगवा का विष्णु मंदिर, ठीक है। तो ये कहाँ है, जबलपुर। जबलपुर कहाँ पड़ता है, एमपी में, ठीक है। तो तिगवा ये भी 500 ईस्वी में बना था। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये ललितपुर में है, ललितपुर पड़ता है अपना उत्तर प्रदेश में। तो कहते नहीं देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ, ललितपुर, जिला ललितपुर है, उत्तर प्रदेश में है, ये 500 ईस्वी में, ठीक है। ये लेकिन गुप्त काल के मंदिर हैं सब। सिरपुर मंदिर, ये रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ये लक्ष्मण मंदिर है सिरपुर, ठीक है। सिरपुर जो है लक्ष्मण मंदिर, अगर पूछा जाए ना लक्ष्मण मंदिर कहाँ, ये पूछा गया, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से भी ये सब पूछे गए हैं, ठीक है। तो सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर कहाँ है, सिरपुर में है, रायपुर छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है। और ईंटों का बना मंदिर है ये लक्ष्मण मंदिर, ठीक है। काहे का बना है ये, ईंटों का। चलिए ये भी 500 ईस्वी में बना था। अब देखिए एरड़ या सागर जिला में पड़ता है, एरड़ स्थान जो है मध्य प्रदेश में, सागर जिले में एरड़। तो ये कहते नहीं है एरड़ का विष्णु मंदिर, ठीक है, एरड़ का विष्णु मंदिर। तो एरड़ में कौन सा मंदिर है या किसको समर्पित है, इस तरह से पूछते हैं ना, तो वो जो है एरड़ में है, ठीक है। अच्छा, अब आता है भीतर गांव, यहाँ जो कि कानपुर में है, कानपुर उत्तर प्रदेश में भीतर गांव, ये ईंटों का मंदिर है, ठीक है। अच्छा, फिर आता है सारनाथ, जो कि वाराणसी में है, सारनाथ, ठीक है, वाराणसी यूपी, ठीक है। धमेक स्तूप,
ठीक है। भीतरी हिस्सा ईंटों का बना हुआ है। इसका धमेक स्तूप जो है सारनाथ में, इसका भीतरी हिस्सा किसका बना है? ईंटों का। फिर आता है नचना कुठार, ठीक है। जो नचना कुठार जो है वो पन्ना जिला MP में है। ये नचना कुठार का कहते नहीं पार्वती मंदिर है, ठीक है। पार्वती मंदिर है नचना कुठार में, तो कहते हैं नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ठीक। पन्ना जिले में पड़ता है नचना कुठार, MP में, ओके। लेकिन ये जो है 600 ईस्वी में बना है। और ये जो आपको याद रख लेना है, उनको बस याद ही रखना है, ठीक है। तो नचना कुठार मंदिर 600 ईस्वी में बना था, ठीक है। और कौन सा है? केवल एक ही याद रख लेना, नचना कुठार मंदिर पार्वती मंदिर है। ये पार्वती का मंदिर नचना कुठार, और ये 600 ईस्वी बना। और सारे मंदिर आप देख रहे हैं वो 500 ईस्वी के हैं, ठीक है। नालंदा जो है बिहार में है, ये बौद्ध महाविहार है ये, ठीक है। नालंदा क्या है? बौद्ध महाविहार। ये भी 500 ईस्वी में बना है, ओके। क्लियर हो गया? चलिए, ये मंदिर थे कौन कौन से आपको पता हो गया। भूमरा का शिव मंदिर, ऐसे करके याद रख लेना, भूमरा का शिव मंदिर, देखिए ऐसे, भूमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, देवगढ़ का दशावतार, शिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। लेकिन एक बात याद रखना, जो लक्ष्मण मंदिर है ऑप्शन में लक्ष्मण शब्द दिया रहेगा, पर ये लक्ष्मण को समर्पित नहीं है, विष्णु जी को समर्पित है, ये बात याद रखना, ठीक है। अच्छा, एरड़ का विष्णु मंदिर, भीतर गांव का ईंटों का मंदिर है, ईंटों का है, ईंटों से ही बना है भीतर गांव वाला, ठीक है। और सारनाथ का धमेक स्तूप, और मतलब ये गुप्त वंश, गुप्त के समय बने हैं, गुप्त, ठीक है। नालंदा का जो नालंदा में जो बौद्ध महाविहार बना है, ठीक है, गुप्त काल में बने हैं, गुप्त के समय, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए क्या है पॉइंट, चलिए देखते हैं। अब कुछ प्रमुख मंदिर दिए हैं, उनकी स्थापत्य शैली के बारे में, और निर्माणकर्ता दिया है, कब बने थे और कहाँ पे है। वेरी इम्पोर्टेंट ये भी है, देखिए मंदिर, ठीक है, मंदिरों के नाम ले हैं, फिर स्थापत्य शैली, किस शैली में ये मंदिर बने हैं। तो जो मंदिर बने होते हैं वो 3 शैलियों में ही बने होते हैं, आपको पता होगा कौन कौन सी शैलियाँ हैं। नागर शैली, ठीक है, नागर, द्रविड़ और बेसर शैली होती है, बेसर, ठीक है। अब देखिए, और निर्माणाधीन किसके समय में बना था, वर्ष, ठीक है, कब बना, और स्थान कहाँ पे है ये मंदिर। चलिए ठीक है, चलिए अब जो है, अब देखते हैं पहला कौन सा मंदिर है, लिंगराज मंदिर, ठीक। लिंगराज मंदिर, ठीक है, इसको बनवाया था ययाति केसरी ने, ठीक है, 1100 ईस्वी में, भुवनेश्वर में है ये लिंगराज मंदिर, नागर शैली में बना है। उत्तर भारत में जितने मंदिर होते हैं बनाए गए हैं वो नागर शैली में बनाए गए हैं, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में, और बीच का जो स्थान है जैसे महाराष्ट्र और इधर के बीच वाला स्थान तो वो किस में बने हैं, बेसर शैली में, ठीक है। अच्छा, अब देखिए लिंगराज मंदिर पता हो गया, भुवनेश्वर में है, केसरी ने बनवाया है, और 1100 ईस्वी में नागर शैली में बना है। अब देखिए भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है, भुवनेश्वर ये उड़ीसा का है, ठीक है। अब पुरी का जगन्नाथ मंदिर, पुरी दे दिया, केवल पुरी ना दे के जगन्नाथ मंदिर दिया होता है, तो आपको पता होना चाहिए पुरी में है। पुरी कहाँ है, ये भी उड़ीसा में है, ठीक है, ठीक है। कहाँ है तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ है ये भी आता है, ये पुरी में है, तो पुरी कहाँ है, उड़ीसा, पुरी उड़ीसा में है, ये भी नागर शैली में बना है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसको किसने बनवाया था, अनंत बर्मन चोड़गंग देव ने, अनंत बर्मन चोड़गंग देव ने 1161 ईस्वी में बनवाया था, ठीक है। ये 1100 में जो बनवाया 11, ठीक है, याद रख लेना, क्रम से देख लीजिए। अब देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है, ये भी नागर शैली में बनाया है,
और ये जो है नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया है 1250 ईस्वी में। ये कोणार्क में है, ठीक है। ये कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क भी उड़ीसा में है, ठीक है। तो जो उड़ीसा वाले मंदिर उनको कलिंग शैली के नाम से भी होता है। अगर ऑप्शन में नागर ना होके कलिंग शैली हो तो आप कलिंग शैली पे टिक देना, ठीक है। अच्छा, अब आता है खजुराहो के मंदिर, ठीक है। अब देखिए जो खजुराहो मंदिर भी के जो है ना मंदिर बुक नागर शैली में बने हैं। इसे चंदेल शासक जो थे ना उनने बनवाए हैं। और ये 950 से, ये टाइम याद रखना, इसका टाइम पूछा गया है। 950 से 1050 ईस्वी में खजुराहो के मंदिर बने हैं और छतरपुर में पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है ना छतरपुर, ये एमपी में है, ठीक है। जिला छतरपुर ये पूछा गया है। कंदरिया महादेव का मंदिर ये भी नागर शैली में है और इसको विद्याधर ने बनाया है। कंदरिया महादेव का मंदिर 1030 ईस्वी में। ये खजुराहो में कई सारे मंदिर हैं ना, तो उसमें एक कंदरिया महादेव मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। 1030 में विद्याधर ने बनवाया है। ये नागर शैली में है क्योंकि एमपी अपने उत्तर भारत में ही पड़ता है ना, इसलिए। मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है ये जो है नागर शैली में है, भीम प्रथम ने बनवाया है, ठीक है। अच्छा, अब आता है, ये बना है 1026 से 27 ईस्वी में मेहसाना, ठीक है। कहाँ बना है ये? मेहसाना। अच्छा, अब देखिए दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ठीक है। ये नागर शैली में है। ये भी देखिए ये बिमल शाह ने बनवाया, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे बिमल शाह ने बनवाया है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ये 1100 से 1300 ईस्वी में बनाया गया है और माउंट आबू में है ये, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, कैलाश मंदिर। ये द्रविड़ शैली में आ जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र में है ना, मुंबई में कैलाश मंदिर। अच्छा, कृष्ण प्रथम ने बनवाया किसने? याद रखना, कृष्ण प्रथम ने। और ये जो है एलोरा गुफा में है कैलाश मंदिर। और ये 756 ईस्वी से 773 ईस्वी में बना था कैलाश मंदिर, ओके। फिर आता है दशावतार मंदिर, एक मिनट, दशावतार मंदिर। ये दशावतार मंदिर जो है नागर शैली में है क्योंकि आपने अभी पढ़ा था। ये जो है ललितपुर में है, ललितपुर अपने यूपी में पड़ता है ना। अच्छा, 500 ईस्वी में बना है, ठीक है। गुप्त वंश के समय, गुप्त काल में बना था ये दशावतार मंदिर ललितपुर। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। एक मिनट, दशावतार मंदिर हो ही गया है। अब दशावतार मंदिर हो गया। अब एलिफेंटा के गुफा मंदिर आ जाता है। एलिफेंटा के गुफा मंदिर ये बेशर शैली में बना है क्योंकि जो एलिफेंटा भी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और ये राष्ट्रकूट शासक थे उस समय, उनका ही वहाँ पे राज्य था। ये 800 ईस्वी में बना है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। एलिफेंटा गुफा मंदिर, गुहा मंदिर या गुफा। मामल्लपुरम के मंदिर, तो मामल्लपुरम कहाँ है? दक्षिण भारत में है, तो ये द्रविड़ शैली में बना है। ये नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया है, ठीक है, 680 ईस्वी में। और ये महाबलीपुरम में, ठीक है। अच्छा, तमिलनाडु में पड़ता है महाबलीपुरम। फिर आता है कैलाश मंदिर। ये कैलाश मंदिर ये भी द्रविड़ शैली में नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया है, ठीक है। ये और ये 705 ईस्वी में, ओके। एक देखिए एलोरा में भी कैलाश मंदिर है, एक कांचीपुरम जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। यहाँ भी है, इसे नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया है। जो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, कैलाशनाथ मंदिर, वो कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, ठीक है, ये याद रखना। फिर आता है बैकुंठ पेरुमल मंदिर। तो बैकुंठ पेरुमल मंदिर भी द्रविड़ शैली में बना है। ये नंदीवर्मन द्वितीय ने बनवाया है 700 ईस्वी में। ये भी
कांचीपुरम में है। ओके, फिर बृहदेश्वर मंदिर की बात करें तो ये द्रविड़ शैली में, ये सब दक्षिण भारत के मंदिर हैं। तो जो बृहदेश्वर मंदिर है वो राजराज प्रथम ने बनवाया था, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 1003 से 1010 ईस्वी में, ठीक है, 1003 से 1010 ईस्वी में बना है। और ये तंजौर, ठीक है, एक मिनट, कहाँ पे है ये? तंजौर में। तंजौर कहाँ पड़ता है ये भी? एक मिनट, क्या हो गया? हाँ, तमिलनाडु में तंजौर। गंगैकोंडचोलपुरम मंदिर, ठीक है, ये द्रविड़ शैली में ये भी है। राजेंद्र प्रथम के समय बना, इनने बनवाया था और 1035 में बना है। ये अरियालुर में है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मीनाक्षी मंदिर, ये द्रविड़ शैली में ये भी है। ये पांड्य वंशीय, ठीक है, पल्लव वंश, पांड्य वंशीय पल्लव वंश उस समय ये भी बना है। इसे 1400 ईस्वी में ये मदुरई में है, ठीक है। चलिए, तो ये सारे मंदिर थे और इन मंदिरों की किस शैली में बने हैं, ठीक है। तो कौन से शासक ने बनवाए हैं, किस सन में, किस जगह है, ठीक है, ये बता दिए हैं। ओके, चलिए, अब बेसर शैली का बस एक ही एलिफेंटा वाला है, याद रख लेना। चलिए, अब देखिए थोड़ा सा और, अब सल्तनत कालीन स्थापत्य कला के बारे में दिया है। चलिए कल बताते हैं या तो फिर इसके बारे में, ठीक है। ठीक है, मिलेंगे कल अगले नेक्स्ट वीडियो में सल्तनत कालीन स्थापत्य कला को लेके, ठीक है, इसके बारे में कल बताएंगे, देखेंगे। ओके, और आज तक जो पढ़ाया है उसको आप लर्न कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। अब चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, ठीक है। और अपने साथ पढ़ने वाले जो भी हैं उनके पास अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन सबको भी इसका जो है लाभ हो, ठीक है। और इसको जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बता देना, ठीक है। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद एंड जय हिंद।